तो नेक्स्ट टाइप हम लोग वेक्टर का आज स्टार्ट करते हैं। लिखो, पोजीशन वेक्टर हो गया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया था, ठीक है ना। लिखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिखो। A vector which gives the magnitude of a given vector is called modulus of vector। देखो, ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा, जो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बताएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एग्जांपल ऐसा हम बोलते हैं वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, देखो ये ऐसे मोड ए का वैल्यू है। मॉडुलस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो 5 है तो बाहर में 5 आता, -5 हो तो 5 आता, ऐसे पढ़े, ठीक है ना। बट यहां पर देखो वेक्टर का मतलब वो उसके मैग्नीट्यूड का बात करेगा। ऐसा वेक्टर जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब जैसे बताओ वेक्टर ए को मोड में रखते हैं, ये मोड का साइन है, तो वेक्टर ए मोड ए का क्या बाहर निकल गया, ए। ठीक है ना। अब आप बताना, मान लो अगर ऐसा हम लोग कर ले कि वेक्टर ए प्लस बी, तो मोड में क्या आने वाला, बाहर क्या आएगा, ए प्लस बी। अच्छा, अगर ऐसा हम लोग बात कर ले कि वेक्टर ए माइनस बी, तो बाहर में क्या आने वाला। फिर अगर हम बात कर ले ए क्रॉस बी, तो बाहर में क्या आने वाला है। फिर अगर हम बात कर ले ए डॉट बी, तो बाहर में क्या आने वाला है। समझ के बात, ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं आने वाला है कुछ भी, ये रॉन्ग है। आ रही बात समझ में। हाँ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मीनिंग ऐसा नहीं समझना कि जो भी मोड क्या है सब बाहर निकलते जाएगा निकलते जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे क्या सर फिर ए प्लस बी मोड का क्या होगा, इसका मतलब है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसके लिए प्रोसेस अलग है। ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिलेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड और आएगा। आपको बता दें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में ऐसे मिलने वाला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे मिलने वाला सर ऐसा। यानी ए प्लस बी मोड में आएगा तो ये वैल्यू आएगा, ऐसा आएगा। तो ये कब मिलेगा पढ़ने, बस मिलने ही वाला है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में। आ रही बात समझ में। तो आप ना एक गलती मत करना, ये मत समझना कि मोड के अंदर कुछ भी हो। तो बहुत लोग समझते हैं ना कि मोड के अंदर कुछ भी होना तो डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल दिए, उसका मैग्नीट्यूड बाहर निकल गया, ये गलत होगा। ठीक है, हाँ ये मोड ए का वैल्यू ए ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कारण है, कैसे बोलेंगे अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि मोड ए का ए आया तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड। मतलब एक्चुअल में आपको क्या बता दे, पूरा वेक्टर चैप्टर में हमको क्या सीखना है, इस पूरे चैप्टर में हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना ही सीखना। मतलब पूरा चैप्टर जो है ना, वो पूरा चैप्टर दो बातों पे डिपेंड करता। क्या, एक वेक्टर में डिफरेंट टाइप्स का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को कैसे हम शो करें, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना, जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ना, उसमें बाबू यही बात करना है, उसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना। इसलिए ये कोई मॉडुलस का मतलब ऐसा हम बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं। अरे बात समझ में। अभी सिंपल एक डिफाइन किए, क्या डिफाइन किए, ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड देगा उसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फिर देखेंगे हम लोग ए प्लस बी का क्या होगा, ए माइनस बी का क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होने वाला, ए डॉट बी का क्या होने वाला, ये सब बात आएगा। समझ में आ रहा बात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नहीं समझना वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोड के अंदर जो है सब बाहर निकलते गया, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट टाइप में आते हैं, लिख लो इसको, नोट कर लिए, है ना।
ठीक है। तो वेक्टर का कितना नंबर टाइप था, ये नंबर बता दो जरा। 9 नंबर का टाइप था मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, है ना। एक 10 में करते जीरो वेक्टर, हाँ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, है ना। अब ये क्या है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ये क्या होता है बाबू, ये देखते हैं, ठीक है ना। अब समझना, सबसे पहली बात ना, देखो वेक्टर जब स्टार्ट किए थे तो क्या बताए थे, सुनना, वेक्टर का डिफिनेशन ऐसे था, है ना, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ साथ डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर के लॉज का ओबे करना होगा। इट मस्ट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर का लॉ का ओबे करेगा। और एग्जाम्पल क्या दिए थे, एग्जाम्पल में दिए थे इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता बोलना, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता, डायरेक्शन होता। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट का स्केलर बोला गया। क्यों स्केलर बोला गया, इसलिए स्केलर बोला गया क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है आई के बराबर पढ़े ना 10 में क्यू आई टी पढ़े ना, आई बोल देंगे ना 2 एम्पियर और 3 एम्पियर कितना होगा, बोलेंगे सर 5 एम्पियर होगा, और 2 एम्पियर इंटू 4 एम्पियर क्या होगा, 8 एम्पियर होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के कैलकुलेशन के लिए किसी वेक्टर के रूल्स का यूज नहीं होगा। तो डायरेक्शन होने के बाद भी उसको स्केलर में लाया गया, तुम चलो स्केलर में आओ, क्यों, तुम्हारे पास डायरेक्शन है, ठीक है ना, बट आप वेक्टर का लॉ का ओबे नहीं करते हैं, तो आप कहाँ आइए, स्केलर में आइए। उसी तरह से जीरो का कहानी उल्टा है, क्या, जीरो में कोई डायरेक्शन नहीं, जीरो का कोई मैग्नीट्यूड नहीं, आ रही बात समझ में, बट फिर भी ये वेक्टर्स के लॉ का ओबे करता, लो, तो इसको लाना पड़ेगा कि आप आ जाओ वेक्टर में शामिल हो जाओ। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को भगाना पड़ा, इसमें दोनों था, मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन, जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, फिर भी ये वेक्टर के लॉ का ओबे करेगा, इसलिए जीरो को जीरो वेक्टर बनाया गया कि जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है। अरे बात समझ में। अच्छा, अब वेक्टर का, जीरो वेक्टर का और एक मतलब बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा देखना है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब आपको बता दे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बोलते कोई 5 किलोमीटर गए तो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अभी बोलते ना यहां से ए से बी जाते 5 किलोमीटर और फिर बी से ए आ जाते वापस उसी पॉइंट पर, यानी जहां से स्टार्ट हुआ ना फिर वहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो वेक्टर का यूज करेंगे, सारी बात समझ में, दैट इज यहां पर जीरो वेक्टर का यूज होगा। A body moves 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, पहले नॉर्थ में गया फिर साउथ में चला आया, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो वेक्टर का ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, और उसका कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाइड नहीं है। लिखो, लिखो, a vector which has zero magnitude, a vector which has zero magnitude and undefined direction, undefined, और ऐसे कर सकते हो undefined और arbitrary, ARBITRARY, arbitrary डायरेक्शन, ठीक है ना, या तो अनडिफाइंड है या आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मैंने क्या होता, कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आर्बिट्रेरी मैंने कोई भी मनमाने ढंग का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको बताना,
या तो इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो कुछ भी, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, जीरो वेक्टर या फिर क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। क्लियर हो रहा बात है ना। लिख दो, इट ओबेज इट ओबे वेक्टर वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉज, ठीक है ना। ये वेक्टर के लॉ का ओबे करेगा। देखो जैसे अगर मान लो हम बोलते जीरो प्लस वेक्टर ए, दैट मीन्स वेक्टर ए होगा, ठीक है। अब ये ऐसा कोई बोल दे, एक एग्जांपल देते हैं, फाइंड वेक्टर ए माइनस बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बी। ए माइनस बी करो लेकिन ए बी का इक्वल है, तो क्या आंसर आएगा बताओ। डेफिनेटली अगर ए माइनस बी करते हैं और ए बी का इक्वल है तो आंसर क्या होगा, जीरो। तो बोल देंगे जीरो वेक्टर है, ठीक है, या नल वेक्टर है। फिर और एक एग्जांपल क्या बताएं, कोई बॉडी जहां से स्टार्ट होता फिर सेम डायरेक्शन में वापस आता है, तो उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो वेक्टर से, ठीक है। तो जीरो वेक्टर का यूज होगा। तो डायरेक्शन नहीं भी था फिर भी उसको वेक्टर में लेके आए। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों था फिर भी उसको भगा दिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं रखे। तो ओवरऑल क्या बात समझ में आ रहा कि सर वेक्टर का मतलब केवल ये बात नहीं हो ना कि जिसमें डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा, साथ साथ वेक्टर के लॉज का ओबे करना होगा, वेक्टर के रूल्स का ओबे करना होगा, तभी हम उसको वेक्टर बोल सकते हैं, अदरवाइज वेक्टर्स को हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप से आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, से नाम से क्या लगता है, यूनिट मीन्स वन, है ना। देखो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं। अरे बात समझ में। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिससे हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। अब आप आराम से समझना यूनिट वेक्टर, क्योंकि आज आपको यूनिट वेक्टर पूरा सीख के जाना। आप यूनिट वेक्टर समझ गए तो पूरा वेक्टर आप समझ गए, ठीक है। पूरा वेक्टर में जहां तहां यूनिट वेक्टर का यूज आएगा, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम डिफिनेशन दे तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर ऑफ, इसके बारे में डिफाइन क्या करना, पॉइंट बता रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या बता दें, इसका यूज क्या होता है, टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्शन दिखाएंगे, यहां से किसी वेक्टर को डायरेक्शन दिखाएंगे और उसके लिए यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में। फिर देखो और क्या करते हैं इसमें, है ना। इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वन होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। सबसे पहले बता दें क्या किस लिए यूज करते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और क्या बोले, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो इट इज डिनोटेड बाय कैप साइन, इसको कैप साइन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैप साइन से डिनोट करते हैं। यानी वेक्टर का एक स्पेशल टाइप है, इसको कैप का साइन देंगे, कैप का साइन, टोपी पहनाएंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में बोलते हैं ए कैप, आर कैप, एन कैप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो
क्या बोले, यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन को पता करने के लिए। मतलब वेक्टर इधर जा रहा तो यूनिट वेक्टर इधर है, वेक्टर का ये डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर का ये डायरेक्शन है। क्लियर बात है, ठीक है ना। मतलब वेक्टर के साथ है यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन बताने वाला है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब देखो क्या, अभी मैग्नीट्यूड का मतलब थोड़ी देर पहले पढ़े, आज का फर्स्ट में जो बताया मॉडुलस को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉडुलस को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो क्या बताया था ऐसा, हम बोले थे कि ऐसे इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं ना। अब ध्यान देना, वेक्टर का साइन एरो का साइन है, बट अब यूनिट वेक्टर का साइन कैप का साइन है। मतलब आपको क्या बता रहे हैं कि एक कैप का वैल्यू 1 नहीं होता। अगर कोई बोलता है ऐसे यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता, नहीं, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 नहीं होता, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता। देखो इन दोनों लाइन में डिफरेंस भाई, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 नहीं होता, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता, 1 होता। जब इसको मोड में ले जाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, तो बता दे, यूनिट वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। फिर बोले इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कैप साइन से। इसको कैप का साइन देते हैं, ए कैप आर कैप कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। इसका वैल्यू 1 नहीं होता, इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता। क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आगे समझना। अब बता दें यूनिट वेक्टर मिलता कैसे है। अभी बोलेंगे सर ये मोड का वैल्यू 1 कैसे हुआ, ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे 1 हुआ, अभी 10 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा 1 कैसे हुआ। ठीक है ना, बट हम इसको बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 नहीं होता। क्योंकि बहुत लोग समझ लेते हैं कैप लगा तो 1 लिख दिए, कार्यक्रम वहीं समाप्त, 1 लिखे गलत हो गया। ठीक है ना, तो क्या है ना कि वहां 1 वेक्टर कैप का वैल्यू 1 नहीं होगा, उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो एक्चुअल में इसका यूज क्या किया गया, वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए, वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए। देखो हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, ऐसे एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो, ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बाबू ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस समझना, ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा ये परपेंडिकुलर एक्सिस है कि नहीं, आप बताओ, ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है कि नहीं है? है जी। यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है ना। बताना आप, यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा 90 का। ऐसा तो 90 का एंगल हम देखे नहीं कभी। यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा, 180, हाँ मोर देन 90 ऐसा लग रहा, ऐसा लग रहा क्या, नहीं 90 ही बन रहा है, 90 ही बन रहा। ठीक है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा बट क्या बन रहा, 90 ही बन रहा। दिखाते थोड़ा देख लो, थोड़ा सा देख लो, है ना, देख ही लो। देखो सर का एक पेज बर्बाद करते हैं। देखो यहां समझना, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएं, फिर भी एक बार बता दें आपको, आपके तरफ से, आपके तरफ से, आप जिधर बैठे आपके तरफ से, आपके तरफ से एक्स एक्सिस ये है, कोऑर्डिनेट्स पढ़े हो ना जी, ये एक्स है ना, और ये आपके तरफ से वाई एक्सिस है ये वाई एक्सिस। एक्स डैश बोलोगे किधर जाएगा, एक्स डैश इधर जाएगा, जाएगा, वाई डैश किधर जाएगा, जाएगा। ये है 2 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं 2D, एक्स और वाई, ये प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन, जितना चिपटा टाइप का है सब प्लेन है, जितने चिपटे लोग हैं सब प्लेन है, समझ गए बात को, ये प्लेन है। ठीक है, अब ये एक्स और ये एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये सब प्लेन है। ठीक है ना, अब एक्स और वाई 2D परपेंडिकुलर, इसमें जेड कहाँ नहीं है, जेड
जेड इसमें नहीं है कहीं? अरे थोड़ा इधर नहीं दिखा रहे, जेड इसमें है, फिर से बता दे, इधर इधर एक्स है, एक्स है, ये क्या है वाई, वाई डैश, और जेड कहीं नहीं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये 2D है, 2D ऐसे प्लेन है, 2 डायमेंशनल 2D। अब देखो जेड एक्सिस दिखाते हैं, यहां से डालो परपेंडिकुलर लाइन ऐसा, ये हो गया जेड, जेड है, ये जेड है। अब देखो एक्स वाई और जेड, अब ये हो गया 3D, ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन है 3D, ये जेड है, ये जेड डैश है, समझ गया बात को, ये 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर हुआ, क्या है ना। अब इसको ना बोर्ड ए था, ये मान लो मेरा व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड को हम हाथ में ले लिए ऐसे, ठीक है, लेके एक्स वाई जेड बना दिए, आ रही बात समझ में। अब बोलते इस बोर्ड को ना हम ऐसे टांगते हैं, बोर्ड को ऐसे टांग दिए, जेड कहाँ चला गया, तुम्हारे तरफ ऐसे परपेंडिकुलर। अब जेड एक्सिस को हवा में नहीं दिखा सकते, ये बोर्ड हमारा 2D है और जेड एक्सिस 3D है, इसलिए 3D को एयर में तो नहीं दिखा सकते, तो ऐसे हवा में नहीं दिखाने के चलते हम लोग क्या किए कि हम लोग बोले देखो इधर बनाते बढ़िया से, बोलते देखो भाई, अरे देखो हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, लेकिन प्रैक्टिकल में ये जेड एक्सिस इधर नहीं है, ये जेड एक्सिस ऐसे है परपेंडिकुलर इधर जेड, और जेड डैश से दीवार के अंदर उधर है जेड डैश, समझ में आ रहा है? तो एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा, दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, बहुत चीजें नहीं दिखती है वो भी सच होती है, आ रही बात समझ में। वैसे एक्स वाई जेड तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। अब बोला गया ना कि देखो भाई एक्स यूनिट वेक्टर ना 3 टाइप्स का यूनिट वेक्टर लेना है आपको 3 यूनिट वेक्टर लेना, और वही तीनों यूनिट वेक्टर से पूरा काम चलाना। क्या क्या चलाना, देखो आपको बोलना है ना कि एक्स एक्सिस के तरफ ना आपको एक यूनिट वेक्टर लेना आई कैप, आई कैप, आई कैप लेना एक्स एक्सिस के तरफ, ठीक है, वाई एक्सिस के तरफ लेना जे कैप, और जेड एक्सिस के तरफ लेना के कैप। फिर कोई बोला सर एक्स डैश होगा तो माइनस आई कैप, वाई डैश होगा तो माइनस जे कैप, जेड डैश होगा तो माइनस के कैप। बोले ये हो जाएगा काम, क्यों नहीं होगा, पूरा 360 घूम जाएगा ना इसमें, मान लो ये पूरा 360 घूम जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 360 पूरा चला आएगा यहाँ पर, ध्यान दो। तो बाबू एक्स एक्सिस आई कैप जे कैप और ये के कैप, आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो तीनों पर क्या है, वहां पर वो तीनों पर परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है बात। तो आई कैप जे कैप के कैप जो है यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सर आई कैप ही होगा एक्स एक्सिस के तरफ क्या, यस बिल्कुल आई कैप ही होगा एक्स एक्सिस के तरफ। अब ऐसा मान लिया गया, अरे जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका नाम दे दिया, अब वो दे दिया तो दे दिया, अपना नाम बदलना चाहोगे बहुत दिक्कत होगा, एफिडेविट कराओ, कोर्ट में जाओ, आधार कार्ड बदलवाओ, बहुत प्रॉब्लम नाम चेंज करने में। अब जैसा भी आपका नाम है भाई वो बदल नहीं सकता। तो न्यूटन भाई साहब आई कैप जे कैप के कैप बता दिए, बात खत्म हो गया। लोगों मानना थोप दिए हम लोग के ऊपर में, चलो मान लो, और क्या दिक्कत है, मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं हम लोग के पास में। तो मान लिए तीनों वेक्टर क्या, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ये आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर विच आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ में आ रहा बात। मतलब आई कैप along x axis, j cap along y axis and k cap along z axis। ये 3 यूनिट वेक्टर है, समझना बात। मतलब यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कोई वेक्टर a है तो बोल देंगे x एक्सिस है तो i कैप है, y एक्सिस है तो j कैप है, z एक्सिस है तो k कैप है। अब कोई बोला सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि y के तरफ इधर y एक्सिस के तरफ में i कैप लिख सकते हैं, हम बोले नहीं कर सकते हैं। और अगर मन हो करने का तो एक्सिस बदल दो, एक्सिस बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इसको x मान लो, तुम इसको y मान लो, आप इसको z मान लो,
इसको जेड मान लोगे तो क्या कैप लिख देना इधर में। आ रहा बात समझ में? तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो जनरली हम लोग एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। अब सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं, बताना इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, है ना। ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ये जो लिखे इसका मतलब क्या है, बोलिए। हाँ, इसका मतलब है कि कोई वेक्टर ए है जो 2 मीटर गया है एक्स एक्सिस की तरफ, 3 मीटर गया है निगेटिव वाई के तरफ, वाई नहीं निगेटिव वाई, और 4 मीटर किधर गया है जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। तो आपको बोल दो कोई अ बॉडी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, 3 मीटर टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड 4 मीटर टुवर्ड्स जेड एक्सिस, राइट दिस डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे उसको, इसका मतलब ये। आ रहा बात समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बोले देखो, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में उसको आई कैप जे कैप के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये फिक्स डायरेक्शन ऐसा कंसीडर कर लिया गया है, समझ में आ रहा बात। तो देखो क्या हुआ, वेक्टर ए को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें एक और बात देखना, समझ रहे बात को। अभी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता, अब ये क्लियर नहीं हुआ, हो रहा, थोड़ा आराम से चल रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है अभी, ठीक है। थोड़ा आराम से ध्यान दो, ये भी क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखना इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करो, इतना तो इतना नोट करो, देखो जल्दी से जरा से। देखो ये, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ये वेक्टर फॉर्म। अब बता दें हम इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं अगर हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखो अब मैग्नीट्यूड का फर्स्ट फॉर्मूला मिल रहा आपको, आपको बताए थे ना कि मोड ए का ए होता, हम क्या बोले थे कि मोड ए का भी कुछ मीनिंग है अपना। देखो अब ये क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में हो, आई कैप जे कैप के कैप में रिप्रेजेंट किए हो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है बाबू, वेक्टर ए मोड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये ए का ए निकल गया, रूट में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बच गया जेड स्क्वायर। अब आप समझोगे कि सर ये जो आप डायरेक्ट रूट लगा दिए ये कैसे लगाए, देखो ऐसा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ना पाइथागोरस थ्योरम से बना। अभी मान लो आपके पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, ऐसे बोलते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई, बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम बोलते हैं ना कि इस पर एक और कोई परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर इसके ऊपर जेड एक्सिस है, ये 2D था भी 3D था, तो आप इसको ना एक बेस बना लिए कि भाई ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई एक और परपेंडिकुलर जेड है, फिर ये रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ गया ना। तो ऐसे ये पाइथागोरस से ये फॉर्मूला आया है, इसलिए डायरेक्ट हमको क्या समझना है, ये फॉर्मूला हमको ऐसा कुछ डिराइव नहीं करना कि मोड ए का क्या वैल्यू निकल गया, बोलो मोड ए का क्या निकल गया। अगर हम मोड ए रखते तो मोड ए का क्या निकल गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या निकल गया जेड स्क्वायर। अब ध्यान देना ए का क्या निकल गया वैल्यू यहाँ पे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या निकल गया जेड स्क्वायर। अब आपके पास अगर वेक्टर ए ऐसे हो 2i कैप
प्लस 4j कैप, मान लो 6k कैप, ठीक है ना, ऐसा हो मान, ऐसे सपोज करो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा बताओ, रूट अंडर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मोड ए का क्या निकलेगा, 4 प्लस 16 प्लस 36, 40, और ये फिर क्या, रूट 56, ये निकल गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये प्रोसेस हुआ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसेस हुआ कि वेक्टर दिया हुआ है, आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इस प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात। अब बोलेंगे सर ये जो आप बात बताएं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो बात को फिर से एक बार क्लियर करना, अभी क्लियर हुआ नहीं वो, यहां तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़े, यूनिट वेक्टर के बारे में क्या क्या पढ़े एक बार बताओ, अभी तक क्या क्या समझे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता, 1 होता। इसका यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं। इसका वैल्यू 1 नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता, 1 होता, ठीक है। और 3 टाइप का यूनिट वेक्टर होता, कौन कौन, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब क्वेश्चन है हाउ डू वी गेट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमको मिलेगा कैसे। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ऐसा है, when a vector is divided by its magnitude, then we get unit vector। मतलब बाबू जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करोगे, आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलने वाला है। When a vector is divided by its magnitude, then we get unit vector। जब किसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या, यूनिट वेक्टर। देखो कैसे, वेक्टर अगर ए कैप चाहिए आपको ए कैप चाहिए, तो इसका मतलब हुआ ना कि आपको वेक्टर ए और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आपको ए कैप चाहिए, मान लो ये वेक्टर ए था ऐसे, और इस वेक्टर के तरफ इसका यूनिट वेक्टर ए कैप था, मान लेते हैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए हमको जो इसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो क्या करना होगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन वी गेट यूनिट वेक्टर। अब आप बताओ ए कैप मोड का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अरे बात समझ में, अब समझना, ये एक फॉर्मूला मिला, ये वेक्टर ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ये मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला, यूनिट वेक्टर। अब आपसे अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन दे दें कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सा डायरेक्शन है भाई, ध्यान देना, इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आपसे क्वेश्चन दे दिया भाई, इसका यूनिट वेक्टर निकालना आपको इसका, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना आपको। तो आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करेंगे। अभी समझ गए आई जे के का मतलब, इसका यूनिट वेक्टर निकालना सबसे पहले क्या करना चाहिए हमारे को। अगर कोई ऐसा बोलता है कि आप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो तो आपको क्या करना चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, इसका ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। फिर आप क्या करेंगे, आप वेक्टर ए लिखेंगे
और फिर किससे डिवाइड करेंगे, आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, मिलेगा ना। तो आप बोलेंगे सर ए कैप अगर निकालना हो तो वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बोलते सर ए कैप को वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। बोलते सर ए मैग्नीट्यूड तो पता नहीं, तो फिर निकालते हैं ना, ए कितना दिया हुआ वेक्टर बताओ, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5 कैप। बोलो ए का कितना निकल गया मोड में, कैसे निकलेगा वैल्यू, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25 क्या हुआ, ये 16 और 9 25 5 50, 50 को अगर हम लोग कर ले 25 इंटू 2 डेट इज क्या मिल गया 5√2 मिल गया। ये हमारा क्या मिल गया बताओ, मोड ए मिल गया, मिल गया मोड ए ना। बताओ एक कैप कैसे निकलेगा, बताना आप, बताना जी एक कैप कैसे निकलेगा। यहाँ एक कैप इज इक्वल टू क्या है, देखो ये वेक्टर फर्स्ट टाइम पढ़ना, आप 9-10 में पढ़े नहीं, इसलिए बहुत आराम से वेक्टर में हमको चलना है। और आपको भी जो छोटा छोटा बात है वो ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर ना, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर नहीं है, इसमें जोरदार हमला आपके ऊपर होने वाला, बहुत भयानक हमला होगा एक दो क्लास के अंदर में, वो टॉपिक बहुत टफ आ जाएंगी अचानक, इसलिए अभी आराम से बात कर रहे हैं कि आप एक एक पॉइंट को समझो क्या क्या है, आ रहा बात समझ में, ताकि फिर उस समय जब अटैक होगा तो फिर संभल पाए। तो एक कैप का क्या मतलब हो जाएगा बताना, एक कैप का मतलब क्या हुआ सर, वेक्टर ए बाई क्या हुआ मोड ए। बताना वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, कितना वेक्टर ए, लिख देते एक बार और, वेक्टर ए बाई क्या है मोड ए। तो वेक्टर ए का वैल्यू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई क्या हुआ 5√2। ये क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया, ये मिल गया यूनिट वेक्टर। क्या मिल गया ये बताओ, हम क्या बोले थे कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 नहीं होता, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 कहां 1 है, 1 आया क्या, नहीं आया, क्या आया वैल्यू, क्या वैल्यू है बताओ तो, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई में क्या मिला 5/5√2, कहां 1 है, नहीं आया ना। फिर और क्या बोले थे, दो पॉइंट्स बताए थे, क्या बोले थे बाबू, बोले थे कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1, लेकिन यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता, होता है ना। चलो यूनिट वेक्टर मिल गया, आंसर हो गया, चलो ये खुशी खुशी आंसर आ गया। अब क्या बोलते हैं, चेक करते हैं इसको, यहां चेक करते, ध्यान देना क्या चेक करते हैं, बोले ये जो आपका आया ना एक कैप कितना आया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई 5, बोलो अगर इसका मोड निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो इसका मोड निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर जाएगा, अरे थोड़ा ध्यान दो 2 मिनट, मोड के अंदर जाएगा दोनों, अरे मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों जाएगा, दोनों जाएगा तो 5√2 का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, और ऊपर वाला का क्या होगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर करेंगे ना, फिर से रूट अंडर क्या 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसको कोई मोड में निकाल दो, बोले ऐसे मोड में निकालो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ये बाहर निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड फिर 5√2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो कैंसल होके एक कैप का वैल्यू क्या मिला, मिला कि नहीं, नहीं समझे बात, अरे इसका मैग्नीट्यूड फिर से रूट अंडर वही बात आया, और ये था तो आया ना 1, तो क्या बोले आपको, बोले कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, बोले गजब का घुमा रहे हैं सर इधर से उधर पूरा, वो घुमाना ही काम है अभी इसमें, समझ में आ रहा, क्लियर हुआ ये। अब बताते कि यूनिट वेक्टर का यूज करते क्यों है, ठीक है ना, पहले ये समझ में आ रहा है, पहले इधर का बाद में लिखना, ये लिखने का जरूरत नहीं, आपको यहां से लिखना है, कैसे निकाले यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मोड ए, वेक्टर ए मोड ए निकल गया, ये मिल गया यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 है क्या, बिल्कुल नहीं है,
बट इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, नोट कीजिए इसको। एक बनाओ तो, फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of a vector a is equal to 2i cap plus 3j cap minus 6k। बनाइए। अब ये तो बन जाएगा, बहुत सिंपल है। इसका एक कैप निकाल दीजिए। कितना आ गया, हाँ इसका मैग्नीट्यूड 7 आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 7 आ गया बिल्कुल। 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 6 के, 4 प्लस 9 प्लस 36 √49। √49 का क्या निकल गया, 7 निकल गया। ए का मोड में लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे। अब बताओ एक कैप क्या होगा, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ए का 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप बाई 7। ये इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका वैल्यू 1 कहाँ आया, 1 तो नहीं आया, 1 आएगा नहीं, बट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब आपके साथ रहेंगे, यूनिट वेक्टर का कहना हम आपके साथ रहेंगे और मेरा मैग्नीट्यूड 1 होगा, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आपको हम डायरेक्शन बताते रहेंगे। इसलिए मेरा नाम यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए ऐसे क्या है, बता दे क्या है। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर हो रहा। देखो क्या यूनिट वेक्टर बोले ना सर, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए। अब मैग्नीट्यूड मोड का ए निकल गया, मोड ए का ए आ गया, लिखते हैं ना ए। अब आपको समझ में आया मॉडुलस ऑफ वेक्टर में जो फर्स्ट लाइन बोले थे कि वेक्टर ए का मोड ए होता, कैसे, ये बात क्लियर हुआ कि वेक्टर ए मोड का ए कैसे होता, क्लियर हुआ ना ये। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया बोल रहा, तो ए इंटू क्या हुआ, एक। मतलब ए वेक्टर के साथ उसका यूनिट वेक्टर है। सारी बात समझ में। ये ए कैप का कहना है ना कि मेरा मैग्नीट्यूड 1 है, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम आपके साथ रहेंगे, आपके डायरेक्शन को बताते रहेंगे। सारी बात समझ में। तो ए इज इक्वल टू ए इंटू। सिमिलरली आपसे कोई बोल दे कि वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप बोल देना आर इंटू आर कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी बात समझ में, ठीक है। या आप इसको और अनदर वे में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखना कि और करके ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए का मोड, या ए इंटू ऐसे बोल सकते हैं, ए का मोड इंटू ए कैप। फिर यहाँ क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू
आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर, ऐसे बोल सकते। क्यों बताओ? ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा, ठीक है, और आर का मैग्नीट्यूड आर मिलेगा, आर, ठीक है ना? कहने का मतलब है, समझ गए? तो डेफिनेटली यूनिट वेक्टर क्या है, कहीं भी देखना ये बताना जरूरी क्यों है ना, क्योंकि कहीं कोई आई कैप लगा देता, कोई जे कैप, कहीं कोई ओ ए कैप लगा दिया, कहीं कोई ओ बी कैप लगा दिया, तो बच्चा कंफ्यूज, ही कैप लगा के कर क्या रहा। इसलिए ना एक यूनिट वेक्टर के टाइप को इतना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, इसका मीनिंग समझाने के लिए। अब जैसे मान लो एक सिंपल बात समझना, ये देखो, अगर बोल दिए यहां से ओ से ए ओ ए, ध्यान देना, और हम बोल दे ओ ए जो है ना, ओ ए वो ऐसा 3 मीटर है, ओ ए क्या है? अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 आई कैप लिखेंगे ना, ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, अब बोलते हैं ना कि इसका कोई यूनिट वेक्टर लिख के दिखाओ, बोलेगा यूनिट वेक्टर उधर होगा जिधर ओ ए है, और किधर होगा? बोला इसका यूनिट वेक्टर दिखाओ, हम बोलेंगे देखो इसका यूनिट वेक्टर ऐसे होगा, ओ ए कैप, क्या होगा? ओ ए कैप, और ओ ए कैप इज इक्वल टू क्या हुआ? वेक्टर ओ ए बाई क्या हो गया? मोड ओ ए, हो गया ना? वेक्टर ओ ए कितना है बताना, कितना वेक्टर ओ ए? अरे वेक्टर ओ ए कितना है? 3 आई कैप, और बाई क्या हो गया? मोड 3 आई कैप, है ना? वेक्टर और बाई उसका मोड, तो फिर क्या हो गया बोलना? ओ ए कैप का वैल्यू इतना छोड़ दो, या फिर क्या कर लो, 3 आई कैप बाई 3 आई कैप को रूट अंदर करेंगे, क्या होगा? 3 का स्क्वायर, बाकी तो कुछ रहेगा नहीं इसमें। तो 3 आई कैप उसका क्या निकल गया? 3, 3 3 क्या हो गया? तो ओ ए कैप कितना निकल गया? तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाथ हो गया आई कैप, यही तो बात बताना, यही बात होता है ना, उसका यूनिट वेक्टर क्या होता? आई कैप। अब बोलेंगे ये तो बात अच्छा है सर, अगर कोई ऐसा बात हो जाए, कैसा बात हो जाए? देखो ऐसा, बोले देखिए सर अब थोड़ा सा कुछ बात और करते, क्या बोलते थे सर? ओ ए ये 3 है, 3 आई कैप, और बोलते सर इधर भी है ए बी, ये सर 4 जे कैप। बोले अच्छा, अच्छा ऐसा है, ये 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर, बोल दे ये 4 मीटर। बोले अच्छा ये बात है, ओ ए 3 और ए बी 4, ठीक है। अच्छा बोल दो अब ये लाइन, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट पाथ होता है कि नहीं, शॉर्टकट पाथ। बोले सर यहां से मिला दे इसको, ये मान लो डी इज डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ ये ओ बी कितना निकल गया, या डी वेक्टर कितना निकल जाएगा? 3 आई कैप प्लस क्या निकल जाएगा? 4 के कैप। 3 आई कैप प्लस क्या निकल गया? 4 के कैप। अब कोई बोला कि इसका यूनिट वेक्टर हमको निकाल के बताओ, बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो बोलेंगे, पहले तो बोला 3 मीटर गया इधर, 4 मीटर गया इधर, तो बोले इसका इस तरह से लिख दिए। अब बोलेगा आप इसका यूनिट वेक्टर बताओ कितना है भाई, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखो डी कैप इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर डी बाई क्या होगा? मोड। तो वेक्टर डी कितना हो गया? 3 आई कैप प्लस क्या हो गया? 4 जे कैप, बाई रूट अंडर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 क्या निकल गया? 5, ये हो गया 5, ये इसका यूनिट वेक्टर निकल गया। आ रही बात समझ में? अगर सिंगल एक ही होता, सिंगल एक ही होता तो उसका अब मान लो ए बी होता, सिर्फ ए बी होता, तो क्या होता? उसका यूनिट वेक्टर क्या निकल जाएगा? अगर वाई डायरेक्शन में ही बॉडी जाएगा, एक ही डायरेक्शन में, तो चाहे कोई भी वैल्यू लो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप आने वाला। अगर के डायरेक्शन में गया, जेड एक्सिस में गया, उसका कोई भी वैल्यू लो उसका यूनिट वेक्टर क्या आने वाला है? के कैप आने वाला। जैसे एक्स एक्सिस में भी हम क्या किए थे? 3 मीटर, अगर 3 के बदले 10 मीटर भी लेते, 100 मीटर भी लेते, 1000 मीटर भी लेते, तब भी आंसर क्या मिलता? आई कैप। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन along x axis, its unit vector is always I cap. Moves along y axis, its unit vector always j cap. Z axis, unit vector always k cap.
बट जब एक साथ दो दो डायरेक्शन जाएंगे, एक साथ तीन तीन डायरेक्शन जाएंगे, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, फिर कैसे निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, डिवाइड करके फाइंड करेंगे। मतलब ये हुआ सर कि बॉडी पार्टिकुलरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में जाएगा तो उसको आई कैप, जे कैप, के कैप से बताएंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्ट। और अगर वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में गया तो फिर क्या करेंगे, पहले उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करिए, एग्जांपल नोट कीजिए। पहले इसको लिख लेना ऐसे, ये वाला, फिर ये वाला लिखना, इधर वाला ये बाद में लिखना है। ये लिख लो पहले, यूनिट वेक्टर तो निकाल ही लिए, ये तो निकाल लिया ना, तो फिर यहां से लिख लो, ये इधर ऐसे, फिर इधर। हो गया ना इधर में?
ये आपके पास एक प्रॉब्लम है ना। अ बॉडी मूव 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का ये डायरेक्शन है, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। राइट इट्स मोशन इन वेक्टर फॉर्म एंड फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना और इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। देखिए तो क्या हो, देखो ये डायरेक्शन ले लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी अगर वो 15 मीटर जाता है ईस्ट में और 20 मीटर जाएगा नॉर्थ में, ठीक है, सपोज करो ओ ए बी, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे डी दिखा दे तो डी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये हो गया, हुआ ना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड डी इज इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 225 प्लस 4, 625, इसका निकल गया 25, निकला ना 25 मीटर। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो देखो क्या करेंगे, डी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बाई उसका क्या हो गया मोड, वेक्टर बाई मोड में करें तो क्या होगा बोलिए, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप बाई क्या होगा 25, ये डी कैप, ठीक है, निकल गया। अब समझ में आ रहा है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्या है ना। तो वेक्टर का टाइप खत्म हुआ, हम जो वेक्टर का टाइप स्टार्ट किए थे, जो वेक्टर का बेसिक बात था वो कंप्लीट हुआ। तो वेक्टर का टाइप क्या क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर का बात करेंगे। स्टार्ट कर देते आज। अब आपको इतना पता कि सर जो वेक्टर का एडिशन होगा, जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो सिंपल अलजेब्रा से नहीं होगा। देखो जो स्केलर क्वांटिटी होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है, स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन सिंपल होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उस वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन सिंपल नहीं होगा। उसके लिए स्पेशल रूल होगा जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का 3 तरीका है, देखो क्या है, देयर आर 3 मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने का 3 प्रोसेस क्या क्या है भाई। देखो वेक्टर का एडिशन कैसे करने वाले हम लोग, जो वेक्टर का एडिशन है सबसे पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे क्या करते हैं, इससे हम लोग ना 2 वेक्टर को ऐड करते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें तो क्या होगा, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, इससे भी हम लोग क्या बात करेंगे, अगर हम लोग लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का बात करते हैं, इससे क्या करते हैं, 2 ही वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ पॉलीगॉन, तो क्या करेंगे, देखो एडिंग मोर देन 2 वेक्टर, देखो
वेक्टर्स को ऐड करने का ये 3 प्रोसेस है, ठीक, जिसका स्टेटमेंट लिखना होगा, उसका कुछ फॉर्मूला आएगा और फिर हम लोग वहां से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अब ये वेक्टर का एडिशन खत्म होगा, फिर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा, फिर वेक्टर का रिजोल्यूशन होगा, फिर वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मतलब कहानी अभी बहुत बाकी है, ठीक। तो आज इसको लिख लो। अब ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करेंगे। अब आज स्टार्ट कर सकते हैं, बट ट्रायंगल लॉ स्टार्ट करने से नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे टाइम पर पहुंचे कि कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज ये स्टार्ट करने का मतलब पूरा बताना, डिटेल्स में बताना, तब समझ में आने वाला बात, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम और लॉज ऑफ पॉलीगॉन, ये वेक्टर को ऐड करने का प्रोसेस है कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे, वेक्टर को कैसे ऐड करते, फिर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा बात करना है, इसको नोट कर लीजिए।